गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 6 नंबर तक सवाल को देखे थे एक्सरसाइज 1.1 का। अब इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित को सरल करें। तो मतलब इसमें भिन्न का जोड़ घटा है सवाल में। ये सब तो आसान सवाल है। 1 नंबर में लिख रहा है क्या ये कि 2/5 और प्लस में -2/5। ये एकदम आसान सब सवाल है। इसका लघुत्तम निकालेंगे 5, 5 का 5 प्लस का 2 प्लस माइनस ये माइनस होगा यहाँ पे। फिर 5 का 5 1, 1 गुना 2 2, ये 0/5 बराबर क्या आ गया 0। ये हो गया आंसर। तो देखो 7 नंबर में 6 सवाल है। ये इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा। कहने का मतलब कि इसमें भिन्न का जोड़ और घटा है। तो यहाँ तक तो सवाल बहुत ईजी था। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखो चैप्टर में टोटल 22 सवाल है। सभी सवाल को हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक 7 तक पहुँच चुके हैं। अब 8 नंबर सवाल में चलते हैं। तो ध्यान देना, 8 नंबर में सवाल बोलना क्या चाह रहा है ये कि x + y बराबर y + x। एक चीज़ यहाँ पे समझ में ये चीज़ आ गया कि ये क्रम विनिमय गुण है। ये चीज़ लिख दिया सवाल में। अब लिख रहा क्या कि इसको जांच करें। यहाँ पे x और y का मान दे दिया। तो 1 नंबर में क्या दे दिया, ये x बराबर दे दिया यहाँ पे सवाल -5/6 और y बराबर 3/4। ये दो चीज़ दे दिया। अब देखो ये हो गया बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। अब दोनों को हम लोग चेक करेंगे। दोनों स्थिति में क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े क्या कि क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य है। अब ध्यान देना सवाल में। तो सबसे पहले ये बायां पक्ष को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बायां पक्ष। चलो ऊपर से चलते हैं हम लोग। तो बायां पक्ष में है क्या, x + y। अब देखो x के यहाँ पे कितना है -5/6 और प्लस y के जगह पर 3/4। अब इसको हल करते हैं। ये लघुत्तम का जोड़ घटा आ गया। अब यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये जोड़ है तो जोड़, 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब देखो इसका हल कितना आ गया -1/12। यहाँ तक ठीक है ना। अब चलते हम लोग इस पक्ष को देखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 कि जब इसको हल किए तो ये वाला रिजल्ट आया। अब कौन सा पक्ष देखेंगे, अब ये वाला पक्ष। अब तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा देखिए क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। दायां पक्ष। अब देखो दायां पक्ष में है क्या y + x। अब y का मान पहले बैठेगा इसमें, तो 3/4 प्लस और x के यहाँ पे -5/6। अब फिर यहाँ पे लघुत्तम 12 ही आएगा। 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब देखो प्लस माइनस का चिन्ह, 6 दूना 12, 5 दूना 10, कितना आ गया -1/12। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो दोनों बराबर हो गया ना। और क्रम विनिमय गुण ऐसे भी हम लोग को पता है कि बराबर ही होता है, लेकिन तुमको उदाहरण देके समझाना था, मतलब इस सवाल को बनाना था इस रूप में। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से निचारा या निचारा वीडियो में। अब देखो ऊपर आ जाओ। 1 और 2 में देखो क्या हो गया कि x + y बराबर y + x। ये निकल गया बराबर। इसी चीज़ को दिखाना हर एक सवाल में। तो 1 नंबर में ये वाला चीज़ दिया था, तो इसी प्रकार से सारा बना दिया। फिर 2 नंबर में कुछ सवाल देगा, वहाँ पे x और y का मान देगा, फिर सेम इसी प्रकार से बनाएंगे और दोनों को क्या दिखा देंगे हम लोग, बराबर दिखा देंगे। तो ये था 7 नंबर का सवाल और ये 8 नंबर का सवाल। तो देखो 8 नंबर में टोटल सवाल दे दिया। यहाँ पर 2 सवाल है, एक सवाल बता दिया, दूसरा सवाल अब आसानी से बनेगा। चलो इसको पहले उतारो, तो फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब ध्यान देना 9 नंबर। जिस प्रकार से हम लोग 8 नंबर में क्रम विनिमय गुण को दिखाए कि ये आपस में बराबर होता है, मतलब ये जोड़ के लिए सत्य होता है, इस चीज़ पे डिस्कस किए। अब ये जस्ट दे दिया क्या, इसका जस्ट दूसरा पॉइंट दे दिया क्या कि सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण भी किसके लिए सत्य होगा, जोड़ के लिए सत्य। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सहचार्य गुण पे अब इस सवाल को दिखाना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो सहचार्य गुण में देखो हमेशा ब्रैकेट आएगा। तो x प्लस ब्रैकेट में y + z बराबर x + y और ब्रैकेट के बाहर z दे दी। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को दिखाते हैं, उसके बाद फिर दायां पक्ष को निकालेंगे।
दोनों आपस में बराबर आएगा। तो अब देखो पहला सवाल दे दिया, x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, z का मान दे दिया, और बाएं पक्ष में इस चीज़ को बैठाएंगे यहाँ पे। तो x के यहाँ पे -2/3 प्लस y के स्थान पे 7/8 प्लस z के स्थान पे -3/5। अब इसको इसी रूप में हल करेंगे हम लोग। तो -2/3 सबसे पहले ब्रैकेट का काम बोर्ड मास के अनुसार 40 आ जाएगा लघुत्तम। तो 8 5 6 40, 5 7 5 35। देखो प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह, 5 8 40, 8 3 24। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया -2/3 और प्लस 35 में से 24 गया तो ये बच गया 11/40। अब फिर यहाँ पे लघुत्तम लेना होगा, ब्रैकेट का कहानी ख़त्म हो गया। तो जैसे लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो 3 चौके 12, 40 आया, तो 4 दूना 8, तो माइनस का 80 प्लस तो प्लस 4 3 12, 3 11 3 33। अब इसको जैसे हल करेंगे तो देखो 80 इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 7 में से 3 गया, या 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो माइनस लगेगा आगे, क्योंकि बड़ा में माइनस का चिन्ह है। इस बात को हमेशा याद रखना, जब जोड़ और घटा एक साथ आएगा तो बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमेशा हल के बाद आएगा। मतलब जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें वो बड़ा का चिन्ह हमेशा रहेगा। तो बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया, और नीचे में 120। इसको मान लेते हैं हम लोग पहला समीकरण। तो हम लोग बाया पक्ष का रिजल्ट निकाल दिया -47/120। अब सेम कहानी हम लोग किधर करेंगे, ये कर देंगे अब दायां पक्ष में। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तथा दायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या हम लोग के पास x + y और ब्रैकेट के बाहर दे दिया z। अब सबका मान यहाँ पे बैठाएंगे। x का मान यहाँ से लेके आएंगे -2/3 प्लस y का मान 7/8 और जोड़ z का मान -3/5। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। लघुत्तम आएगा 24, 3 8 24, 8 8 दूना 16, ये प्लस तो यहाँ पर प्लस है, 8 3 24, 3 7 3 21, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया 3/5। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5/24 और माइनस का 3/5। अब इस दोनों को हल करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 120। 5 बार में ये कटेगा, 5 25, माइनस तो माइनस। अब इसको अगर भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 24 3 तो 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, माइनस का 72। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -47/120। अब दोनों इक्वेशन आपस में फिर से बराबर निकल गई। तो मतलब ये जो हल किए ये इसके लिए हल किए तो ये वाला आया, और ये दूसरा वाला जो हल किए ये इसके लिए हल किए थे। मतलब 1 और 2 से तब क्या हो गया, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आपस में बराबर हो गया। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब इस चीज़ को लिखेंगे कि x + y + z बराबर है x + y और ब्रैकेट के बाहर है z। तो ये चीज़ सिद्ध हो गया कि ये आपस में बराबर निकल गया। तो ये चीज़ शायद समझ में आ गया होगा तुम लोग अच्छा से, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। जैसे समझाए ऐसे तुम लोग को पूरा बना देना। तो ये 9 नंबर का सवाल था। अब 9 नंबर में टोटल सवाल है, इसमें भी मात्र 2 ही सवाल दिया है। 1 नंबर सवाल बता दिए, 2 नंबर सवाल ऐसे तुम लोग बनाना। पहले उतारे इसको तब फिर आगे सवाल देखते हैं। अब ध्यान देना 10 नंबर सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखे। मतलब परिमेय संख्या, देखो ये सवाल दे दिया भिन्न का जोड़ घटा, इसको हल करने के बाद कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। तो सीधा सीधे सवाल में ये बोलना चाहिए था इसको कि इसका हल ज्ञात करें, मतलब इसको हल करें, इसका आंसर क्या होगा वो निकाल दे। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलता है कि जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं सीधा सा बात। जिसको डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे, तो डायरेक्ट हल करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 15। तो 3 5 15, 5 दूना 10 जोड़ 3 5 15, ये माइनस ना, प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, 5 दूना 10। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 11 3 33, उसके बाद ये प्लस तो प्लस, 5 3 15, 4 3 12, प्लस 3 5 15, 8 5 40। अब यहाँ पे देखो जोड़ में कौन कौन है, ये 40 12,
और ये 10, ये तीनों जोड़ में है। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले जोड़ का काम, तो 10 और 12, 22, 22 और 40, 62 माइनस। अब देखो ये दोनों घटा में, लेकिन जुटेगा दोनों और बाद में तब ये घटेगा। तो 10 और 33 तो कितना हो गया ये माइनस का 43 और बटे में 15। तो देखो इसमें क्या समझना था कि देखो ये जोड़ में, ये जोड़ में और ये जोड़ में, पहले तीनों को जोड़ लिए तो आ गया 62। अब घटा में जो है मतलब एक जैसा चिन्ह जिसमें है उसको भी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह उसके आगे किसका रखेंगे, घटा का ही रखेंगे। तो 10 और 33 दोनों घटा में, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 43 हो गया, लेकिन उसका आगे किसका चिन्ह आ गया, घटा का। तो 62 में से 43 को घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 गया 1 और बटे में 15। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस और ये प्लस में है तो चिन्ह ये प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि छोटा वाला में माइनस का चिन्ह है जबकि बड़ा वाला प्लस में है, इसीलिए प्लस में रह गया। तो ये आ गया ना परिमेय संख्या का रूप, बटे के रूप में आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो 10 नंबर में यही चीज़ को बताना था तुमको, या फिर परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, तो इसको हम लोग लिख दिए। तो देखो 10 नंबर में टोटल 4 सवाल हैं, चारों को इसी प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब आ जाओ 11 नंबर में। 11 नंबर में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुण के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। तो हम लोग 2-3 प्रकार का ही गुणधर्म पढ़े थे, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण। तो क्रम विनिमय गुण तो पहचानना आसान है कि जिसमें सिर्फ संख्या का परिवर्तन हो और उसमें चिन्ह का कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। तो देखो अब इसमें ब्रैकेट भी नहीं होगा, तो देखो ये ए है और ये बी है, ये वाला ए और ये बी। अब देखो स्थान परिवर्तन हो गया, पहले लिख दिया बी को और बाद में लिखा ए को, और ये गुना के लिए क्या होता है, सत्य होता है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य है। तो मतलब ये गुना के लिए सत्य है, तो इसको किस गुण पे बैठाया है, ये क्रम विनिमय गुण है ना। 4 -4 गुना 5/9, अब 5/9 को पहले लिखा और -4 को बाद में लिखा। सिर्फ इसी गुण को यहाँ पे लिख देना है, मतलब जो सवाल दिया उसके सामने इसी गुण को लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तो इसी प्रकार से सारा सवाल में तुमको लिखना होगा। और अब पहचाने कैसे, तो पहले बता दिए कि जिसमें ब्रैकेट आएगा वो हमेशा साहचर्य गुण होगा, जिसमें ब्रैकेट नहीं आएगा वो क्रम विनिमय गुण होगा। अब तुमको समझना होगा कि ये जोड़ के लिए या फिर गुना के लिए। तो जोड़ रहेगा तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण लिखेंगे, और गुना रहेगा तो गुना का क्रम विनिमय गुण लिखेंगे। और ये भाग और घटा के लिए असत्य होता है, तो भाग और घटा के लिए सवाल को देगा ही नहीं। अब आ जाओ 12 नंबर सवाल। सबसे पहले देखो 11 नंबर में टोटल 8 सवाल है, 8 सवाल में सिर्फ तुमको यही चीज़ को लिखना है कि कौन क्रम विनिमय गुण है और कौन साहचर्य गुण है। अब आ जाओ 12 नंबर में। अब इसमें क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखे। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें तुमको गुण को ही लिखना है। देखो सवाल में ये वाला चीज़ दे दिया था, तो मतलब ये ए है और ये बी है। अब इसको उलट के लिख दिया हम लोग, तो बी आ गया पहले, ए आ गया बाद में। तो ये कौन सा गुण आ गया, इसमें भी आ गया क्या, गुना का क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना। जैसे ब्रैकेट जहाँ पे आ जाएगा वो साहचर्य गुण होगा, वो या तो जोड़ के लिए हो सकता है या फिर घटा के गुना के लिए हो सकता है। तो यहाँ तक पहले उतारो, ये 12 नंबर तक हो गया टोटल सवाल सॉल्व। तो देखो इसमें भी टोटल कितना सवाल है, 12 नंबर में टोटल 10 सवाल है, और 10 सवाल में सिर्फ तुमको यही चीज़ लिखना है। चलो इसका और एक सवाल देखते हैं। जैसे देखो इसका 12 नंबर का दे दिया 10 नंबर सवाल, अब इसमें भी वही चीज़ को लिखना है। तो 5/7 और गुना में दे दिया ब्रैकेट के अंदर -3/5 और जोड़ में -5/7। सबसे पहले देखो ये साहचर्य गुण है क्योंकि ब्रैकेट आ चुका है सवाल में। अब यहाँ पे सवाल है क्या कि किसको बाहर करे और किसको अंदर करे। तो ये चीज़ तो पहले हम बताया कि तुम स्वतंत्र हो, ये ए है, ये बी और ये सी। तो बी और सी ब्रैकेट में है, इसमें से किसी एक को बाहर करो और ए को अंदर करो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि किसको बाहर करे या फिर किसको अंदर करे। तो मान लो कि हम बी को बाहर कर दिए, तो बी को लिख दिया बाहर में, ये गुना यहाँ पे आ गया और ये चल गया अंदर में, और यहाँ पे प्लस में -5/7। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा। तो अब देखो ये साहचर्य गुण पे है, लेकिन देखो गुना भी आ गया जोड़ भी आ गया, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना तथा योग, मतलब जोड़, दोनों चीज़ एक साथ आ गया, इसलिए हम लोग को एक साथ लिखना होगा। गुना तथा योग का साहचर्य गुण, साहचर्य गुण, बस हो गया इनसे, क्योंकि दोनों एक साथ आया है, दोनों एक साथ आया, इसलिए इस दोनों को लिखना होगा कि गुना तथा योग का साहचर्य गुण है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग देखते हैं आगे का सवाल।
अब ध्यान देना 13 नंबर सवाल में क्या बोलना चाह रहा है ये कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब कि जैसे हम लोग सवाल को हल करते हैं ना, भिन्न का जोड़ घटा, उसी प्रकार से उसको सेम हल कर देना। तो ये तो बन जाएगा, ये बोर्ड मास का रूल लगाओगे ये बन जाएगा। तो 13 नंबर आसान है, सिर्फ तुमको हल कर देना। हल करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब जो यहाँ पे मान आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 14 नंबर सवाल। अब 14 नंबर सवाल में जितना थ्योरी बताए उसी से सारा सवाल को दिया है। अब यहाँ पे देखो 14 नंबर में रिक्त स्थान को भरना है और सवाल यहीं से बनता है। जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो सवाल को यहीं से देगा ही। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है इसमें कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को बताए थे ना कि कोई भी एक संख्या a है, इसका गुणात्मक विलोम 1/a, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये थ्योरी में हम अच्छा से समझा दिया। तुम सवाल को जैसे पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सवाल में क्या बोल रहा है। तो हमेशा क्या होगा, इसका 1 होगा। दूसरा बोल रहा है क्या कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या होगा। मतलब धनात्मक है तो धनात्मक होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब कि a कोई धनात्मक संख्या प्लस में है तो इसका उल्टा भी तो प्लस में ही ना रहेगा। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 1 ही ना बचा। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखो अगला बोल रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम भी धनात्मक ही होगा। कहने का मतलब कि a कोई माइनस संख्या है, मतलब ऋणात्मक, इसका उल्टा भी क्या होगा, 1/-a। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो a और ये कट गया, गुना में माइनस माइनस ये प्लस आ गया। तो मतलब कि प्लस का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा प्लस ही आएगा और माइनस का भी गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। दोनों स्थिति में क्या होगा, प्लस ही होगा। अब देखो चौथा नंबर इनसे क्या बोला कि परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम डैश होता है। तो परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इस चीज़ को पॉइंट में ही लिखा दिए थे कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, मतलब ये अपरिभाषित है। अगला देखो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः 1 डैश और डैश होगा। तो देखो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि देखो 1 में माइनस नहीं और इसमें माइनस है। अब अगला सवाल देखो 6 नंबर में कि 6 पे घात -1। तो देखो 6 पे घात -1 को कैसे लिख सकते हैं। देखो घात और घातांक का जो रूल हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे कि जब कोई संख्या के ऊपर घात माइनस में हो तो हमेशा कहाँ चल जाएगा, बटे में जाके प्लस में हो जाता है। ये 7 क्लास में भी पढ़े थे और 8 क्लास में भी ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तो घात और घातांक ही आएगा। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो जब घात माइनस में रहता तो हमेशा कहाँ चल जाता, बटे में जाके उसका घात प्लस में हो जाता। लेकिन देखो एक घात को कभी लिखा नहीं जाता है, इसके अलावा अगर कोई घात आता तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था 14 नंबर का सवाल। ठीक है ना, अब देखो इसमें और 1-2 सवाल पूछ दिया। जैसे देखो इसका 7 नंबर, 14 नंबर का ये 7 नंबर सवाल लिख रहा है क्या कि -5/7, इस पे घात दे दिया ये -1। अब इसको कैसे लिखेंगे, घात को प्लस में लिखना। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस चीज़ को हम लोग 7 क्लास में खूब पढ़े अच्छा से, और 8 क्लास में भी आएगा। अब घात आ गया प्लस में। तो 14 नंबर में टोटल रिक्त स्थान का सवाल था, 8 सवाल था। तो ये सारा सवाल को तुम लोग आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर। अब ध्यान देना 15 नंबर में क्या बोला सवाल में, इसमें बोला क्या कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझा चुके हैं कि जो भी संख्या उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। तो 17 1 नंबर में देखो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 उल्टा हो गया इसका। अब देखो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों में अंतर है ना। योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह में परिवर्तन होगा, और इसी को योज्य प्रतिलोम में बोलता तो -17 हो जाता है आंसर, क्योंकि चिन्ह में परिवर्तन प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसको उल्टा लिखना। तो 17 का उल्टा 1/17 या फिर 1/17 का उल्टा 17। अब इसमें और एक कोई सवाल को देखते हैं जो बटे वाला सवाल हो या फिर जो गुना वाला सवाल हो। जैसे देखो इसका 7 नंबर सवाल, इसका 7 नंबर सवाल में दे दिया कितना कि 2/5 गुना 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब दोनों को पलटेंगे। देखो सबसे पहले 2/5 को पलट दो तो 5/2 हो जाएगा गुना, और उसके बाद 4/9 को भी पलटना है तो 9/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखो अब ऊपर नीचे जो कटेगा कटा देना, अगर नहीं कटा तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना। तो हो जाएगा 9×5 = 45 और 4 दूना 8, यही आंसर है। मतलब उल्टा करने के बाद तब इसको हल किया। तो ये था 15 नंबर का सवाल। तो इसमें देखो टोटल 12 सवाल है और 12 ही सवाल इसी प्रकार से बनेगा।
ठीक है। अब चलते हम लोग आगे 16 नंबर सवाल। अब ध्यान देना 16 नंबर में क्या बोला सवाल में कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करें। तो देखो 6/13 है, अब इसको किसके साथ गुना करना है, इसको गुना करना होगा 6/13 को 7/16 -7/16 के व्युत्क्रम से गुना। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 16/-7। व्युत्क्रम या फिर विलोम प्रतिलोम दोनों का मतलब एक ही होता, मतलब उल्टा लिखना। तो इसका उल्टा ये आ गया। अब इस दोनों को गुना करना, मतलब इसको और इसको अब गुना करना। तो अब 16/13 गुना 16/-7। तो 16 गुना 16 256/13 गुना 7 9391। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लग गया, यही हो गया आंसर। तो सवाल में बोला था क्या कि ये 16/13 को -7/16 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा से गुना करो। तो सबसे पहले इसका उल्टा निकाले। तो इसका उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको और इसको आपस में गुना किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। तो ये था 16 नंबर का सवाल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखो आज हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट किए और 16 नंबर तक सवाल को देखें। पहले ही बताया कि टोटल 22 सवाल है चैप्टर में। पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 1 से लेके 6 नंबर तक, और आज दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस किए 7 से लेके 16 नंबर तक। तो देखो 7 से 16 तक वही बच्चा समझ सकता है जो बच्चा यहाँ तक वीडियो को देखा होगा। तो जितना भी बच्चा है यूट्यूब से जुड़ा हुआ, वो सारा पहले 1 से लेके 6 नंबर तक सवाल को देख ले, उसके बाद फिर 7 से लेके 16 तक उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम लोग का एक वीडियो बच गया ये 22 तक सवाल पूरा करने के लिए, मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल और बच गया इसमें। तो 6 सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।